जय श्री राम बोलेंगे कूद जाएंगे पाकिस्तान में दंगों बम लेके। आपको किसी के घर पे चढ़ना है, आप नारा लगाइए, नारे तकबीर, 500 पहुंच जाइएगा। उसके पालक का चिथड़ी उड़ा देंगे जी। यह मनुस्मृति है कि फाड़ देंगे। तो बोले वाला का तो सीना पे पैर रख के चीर देंगे, हलक से प्राण खींच लेंगे। नहीं पता था। आज मनीषा रानी का 3 दिन पहले बिहार जाना क्यों बिहार किया? 3 दिन पहले जब पूरा एलविस यादव हो गया तो। और आप पूछ रहे हैं कि एलविस यादव का समर्थन हम क्यों कर रहे हैं, तो सुनिए मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नारे तकबीर रात में सुतल में चिल्ला रहे नारे तकबीर। कहे भाई हम अल्लाह के बहुत बड़े भक्त है, जय श्री राम, राम के बहुत बड़ी है। आज के टाइम पे वो लड़की वही कर रही है जो मैं 7 महीना पहले उसके घर में बोल के आया था। और उस समय पूरे बिहार ने मेरा आलोचना किया था कि जाके देखो छोटू आरती के प्यार को कैसे प्रसंग को मैटर को तुल दे रहा है। और उस समय मैंने इन्वेस्टिगेट करके बता दिया था कि जो छोटू है इसको मारा पीटा बहुत गया है, लेकिन मर गया है खुद अपने से तार में उलझ के। आज जब आरती के पिता जेल से छूट के आए तो उनका स्टेटमेंट भी वही है जो स्टेटमेंट मेरा उस दिन आरती और छोटू के घर में था। उस समय तो आरती के पिताजी जेल में थे। गलत है यादव, अगर मैंने उसको सही बताया है तो मैं जातिवाद हूँ। अच्छा एक बात और, बिग बॉस ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप एलविस यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बिहार के रहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। वो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, यानी हिंदुत्ववादी हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू करते हैं। हाँ, हिंदू हमें नफरत उससे है जो हिंदू मुस्लिम करता है। अच्छा अपने धर्म को प्रमोट करना कहाँ से गलत है? अच्छा बिहार की एक बेटी है मनीषा, उसको कब जाने की वो बिहार की बेटी है? आप ही हमको बताइए तो, ईमान से बताइएगा। आप कब जाने की बिहार की एक बेटी जो है वो बिग बॉस में है? हमको ये भी बात नहीं पता था, हमको एलविस यादव के बारे में भी पता नहीं था। नहीं पता था। आज मनीषा रानी का 3 दिन पहले बिहार जाना क्यों बिहार की है? 3 दिन पहले जब पूरा एलविस यादव हो गया तो। और आप पूछ रहे हैं कि एलविस यादव का समर्थन हम क्यों कर रहे हैं, तो सुनिए मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे ही अपना वीडियोस अपलोड करता हूँ। पूरा बिहार जानता है कि यूट्यूबर है, ठीक है, देश जानता है अमूमन। हर यूट्यूबर, हर वीडियो इन्फ्लुएंसर, हर सोशल मीडिया पे जो क्रिएटर है उसका सपना होगा एक बेहतर जिंदगी जीने का, तभी वो मेहनत कर रहा है। आप अपना आइडियोलॉजी किसको मानते हैं? जो उस क्षेत्र में आपसे आगे निकल चुका है। जैसे जो राजनेता है जो दलितों की विचारधारा को लेकर चलते हैं उनके लिए आइडियोलॉजी है लालू प्रसाद यादव। जो संघ विचारधारा का पालन करते हैं उनके लिए आइडियोलॉजी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी है। उसी तरह हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो मेरा आइडियोलॉजी एलविस यादव है, क्योंकि उसने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, वीडियो इन्फ्लुएंसर होते हुए यार पॉश गाड़ी खरीद लिया। उसकी गाड़ियों को देखने के लिए करोड़पति अपनी गाड़ियां रोक देते हैं, तो किसको, कौन नहीं इसको सपोर्ट करेगा? और एक और बात एलविस यादव को समर्थन देने का, हम उम्र है भाई, हम उम्र है, उसका अपना एक टोर है। हाँ, मनीषा रानी हम उम्र नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि तुम हमको गर्लफ्रेंड समझ के वोट दो। तो ये गलत बात है ना। मेरे पास भी एक बहुत सुंदर प्रेमिका है, तो उसको हम वोट देंगे तो उससे नाइंसाफी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, बताइए, ईमान से बताइए, हो जाएगा कि नहीं? तो वो चाहती है कि हम भी अपना छवि उसके जैसा धूमिल कर लें। वो जैसे हर मिनट में बॉयफ्रेंड बदल रही है, हम भी अपना गर्लफ्रेंड बदल लें? नहीं। और एक बात बताएं, आज मनीषा रानी का सब जाति खोज रहा है बिहार में, उसके जाति वाले कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा जाति क्यों है। क्यों? फैक्ट है, क्योंकि लक्षण काम वैसे नहीं कर रहे हैं वो कि उसको जाति वाला गर्व से कहे कि हमारे जाति के है। और आज जो लोग कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार की मनीषा रानी है तो क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा है? खेसारी लाल यादव जब बिग बॉस में गए थे तो लंदन से गए थे। अक्षरा सिंह जब बिग बॉस में गई थी तो लंदन से गई थी। मनोज तिवारी जब बिग बॉस में गए थे तो लंदन से गए थे कि बिहार से गए थे? केगो आदमी उस समय बिहार में उनको प्रमोट किया था, बताइए तो केगो किया था? तो आज जब एलविस यादव हो रहा था, वो भोजपुरी में पुराना कहावत है, लजाए लइका ढोंडी छुए। तो वही काम ही लोग एलविस यादव और मनीषा रानी के बीच में कर रहे हैं। एलविस यादव को जब जिता रहे हैं, ठीक है, तो कुछ संघी विचारधारा के जो लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो समाजवाद के खिलाफ रहते हैं उनसे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो लड़का अहिर रेजिमेंट का मांग करता है, जो लड़का समाजवाद के साथ देता है, उस लड़का को ये लोग जिता रहा है। एक सवाल और है, मनुस्मृति के पन्ने को पलट के देखिए कि कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर शूद्र तबका यानी शूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों का या फिर सवर्णों का अपमान करते हैं या उनके खिलाफ बगावत करते हैं तो जीभ काट लेना चाहिए। और उसका प्रमाण भी देखने को मिला कि कोई विधायक इस तरह से बोले और उसके बाद उसके विपरीत में एक प्रतिक्रिया आई कि जुबान काट लेंगे। विकास राज ने बहुत सारी प्रतिक्रिया उस पर दी है, लेकिन विकास राज जी इतिहास का पन्ना तो अब आप मनुस्मृति का नाम लिए तो एक लाइन में यही बोलेंगे कि हम लोग वो आदमी है 2023 के जो मनुस्मृति के पन्ना फाड़ देंगे, उसके पालक का चिथड़ी उड़ा देंगे जी। यह मनुस्मृति है कि फाड़ देंगे। तो बोले वाला का तो सीना पे पैर रख के चीर देंगे, हलक से प्राण खींच लेंगे। 2023 है,
88 या 90 का दशक नहीं है जहां बोलिएगा सुन लेगा। कौन है मनुस्मृति के पालक? वही लोग जो आज भी चाहते हैं कि आप रंजीत जी और मैं विकास राज अपने पीछे ढोलक बांध के घूमूं और थूकने के लिए मटका बांध के घूमूं और पीछे झाड़ू लेके घूमूं। ये वही लोग हैं ना जिनके किताब में लिखा हुआ है कि शूद्र अगर तुम्हारे तरफ पैर तक अगर करके बैठा है तो तुम उसको डंडा से मारो, वो अपमानित हो जाएगा। ये वही लोग हैं ना जो अपने शूद्र को अपने दरवाजे पे अगर कोई बैठ जाए तो दरवाजे का पेंट और पोचारा करवा देते हैं। एक बात विकास जी ये समझिए कि ये तो उन लोगों की रवायत है, उन लोगों की आवाज है, उन लोगों की रवायत और तवायफ पे हम बात नहीं करते हैं रंजीत जी। रवायत और तवायफ की इज्जत जो है ना सरेआम बिकती है बाजार में। किस रवायत की बात कर रहे हैं आप या किस रवायत का उदाहरण देने जा रहे हैं आप? मैंने सिर्फ आपको इतिहास बताने की कोशिश। इतिहास बताने में वही रवायत में तवायफ का भी जिक्र है। कौन थे वो लोग? यही बात अगर खुल के बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, तो लगे बुरा। कल तो विकिपीडिया पे हम खोल के दिखा दिए हैं। खैर मैंने कई लोग कह रहा है कि तुमको और गहराई में जाना चाहिए था। अरे जब विकिपीडिया के पहले पन्ना में सांप लौट गया सीना पे तो सोचिए गहराई में हाथ डाल देंगे तो का खींच लेंगे। सोचिए, तो तवायफ पे बात मत कीजिए, रवायत पे। एक बात आपको डर नहीं लगता है कि एक पटना में और ये पटना का जो इलाका है यहाँ पर आपको डर नहीं लगता है कि इस तरह की बातें करना? दुनिया में कोई एक इंसान का नाम बता दीजिए जो अमर है। इस पूरे पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में अमर कौन है? हमें तो नहीं लगता है कि कोई चित्रगुप्त का बही खाता लेके भाग आया है पृथ्वी पे। अभी भी यमराज ऊपर बैठते हैं, अभी भी चित्रगुप्त के बही खाता में पाप पुण्य लिखा जाता है। जिस दिन जिसका घड़ा भर जाएगा वो निकल लेगा यहाँ से। तो डरना किससे है? और किस पटना में आप डरने की बात करते हैं? उस पटना में जिस पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता है, सम्राट अशोक की धरती रही है, चाणक्य की नीति से यह भूमि बनी है। और एक बात आपको हम बताते हैं, विकास राज से जब हम पहली बार मुलाकात किए थे तो विकास राज इतिहास से ताल्लुकात नहीं रखते थे और ना ही उतनी जानकारी इतिहास के बारे में थी। क्या विकास जी ये सच बात है? बिल्कुल सच है। हम पेट में पैदा लिए थे तो अपना नामों नहीं जानते थे। इंसान बड़े हो गए। नहीं कौन सा बात? नहीं। लेकिन उसके बाद विकास राज को क्या लगा कि आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत आ गई? क्योंकि हम देखिए, आप लॉर्ड कर्नवालिस की जब चर्चा कर रहे थे तभी हमको लग गया था कि अब ये इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि सब मनुस्मृति के पालक सब पहले कह देता था कि पढ़ के बताओ कहाँ लिखल है। तो हम इतिहासवा तो जानवे करते थे कि है, पर वो लिखल कहाँ ही नहीं जानते थे। अच्छा। तो अब वो हम लाइन बाय लाइन खोजना शुरू किए कि वो लिखल कहाँ है। तो अब लाइन बाय लाइन खोजने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने पढ़ना शुरू किया और इतिहास हर किसी को पढ़ना चाहिए और खासकर उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो हम लोगों के एज के अभी हैं, हम उम्र हैं। क्योंकि अगर इतिहास ही एक ऐसा चीज है जो आपको मजबूत बनाता है। हम लोग AK-47 लेके तर्क वितर्क करने नहीं निकलते हैं। हम लोग कमर में जवाब, आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हम जवाब के बदले यहाँ से कट्टा निकाल के इसे नहीं कर देंगे कि यही जवाब है। हमें तथ्य बताना है, उसके लिए हमको जवाब देना होगा तो हमें पढ़ना होगा। और आपने बिल्कुल का सही कहा कि जब आप स्टार्ट किए थे तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उस समय तो हम निष्पक्ष पत्रकार थे। उस समय हमें जातियों में नहीं बांटा गया था। उस समय सिर्फ हम पत्रकारिता करने आए थे, तो पत्रकारिता का तो ज्ञान था, ये आप मानते हैं उस समय भी। बिल्कुल। तो उसके बाद पत्रकारिता के साथ साथ हमको इन लोग का चीरहरण भी करना था, तो हमको लगा कि पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना शुरू किए। अब ये चीज तो हमें नहीं लगता है कि ज्ञान प्राप्त करने का कोई सीमा या कोई उम्र होता है। अगर आपने हमें महसूस कर लिया देख के, तो सोचिए कि आपने हमें बोला नहीं था कि तुम इतिहास पढ़ना। समय के अनुकाल हमने खुद पढ़ लिया और आपको कमजोर था, मजबूत हो गया। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि विकास जी आपका जो यानी कि जो अप टू डेट जो चीज़ें हैं दिमाग वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको इतिहास की ज़्यादा जानकारी नहीं है, पकड़ नहीं है। हाँ, इसका रीज़न ये था कि उस समय हम अपना सिलेबस पढ़ रहे थे। उस पे भैया जब हम 10th किए 12, अब कोई कहेगा कि कोई 10वां में पढ़ने वाला बच्चा से आप वेद पूछिएगा तो वो बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ आप है। बिल्कुल। आप उससे सिलेबस का पूछिए। अगर कोई 12th में पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, उससे आप रामायण और भागवत गीता पूछ रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है कि उसको 4 सार याद नहीं है। बेवकूफ़ आप है कि 12th में पढ़ने वाला बच्चा से आप ही बताइए हमको रंजीत जी कि अब इसी पे एक लाइन हम और बोलेंगे कि एक बार वही 2 साल पहले 1.5 साल पहले की बात है, एक बार हमको बोला कि तुम बताओ ना भागवत गीता पढ़ा है। हम बोले ना, नहीं पढ़े हैं। और आज भी हम हिस्ट्री पढ़े हैं, भागवत गीता नहीं पढ़े हैं। हम तो रामायण पढ़े हो? हम बोले नहीं। बोला कोई धर्म ग्रंथ पढ़े हो? हम फिर बोले कि नहीं। तो बोला कि बताओ यार, तुम ये सब कुछ पढ़े नहीं हो, तुम हिंदू संस्कृति पे सवाल करते हो, तुम पाखंडवाद पे बात करते हो। तो हमारा बड़ा खीस बढ़ गया।
हम बोले भैया वो बात बताइए, हम अभी भागवत गीता पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, ठीक है, सब पढ़ लिए, कुरानों पढ़ लिए, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, उससे क्या फायदा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। उससे हमें क्या फायदा होगा? अब अभी सुनिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, हम अपना किताब पढ़ रहे हैं, हम आपको जवाब देने के लिए सवाल आती है, सवाल आप करें उसका जवाब पढ़ रहे हैं। और भागवत गीता, रामायण और जितने धर्म ग्रंथ हैं वो मेरी माता और मेरे पिताजी आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे दादी जी ने पहले धर्म ग्रंथ पढ़ा, तो उन्होंने मेरे माता और पिता को ये सिखाया कि तुम अपने बाल बच्चों में कैसे आचरण दो। फलस्वरूप उनकी 3 बेटी और 1 लड़का है, जो चारों के चारों आज बढ़िया पोजीशन पे है, कि जब सड़कों पे चलता है तो चारों का अलग अलग पहचान है। तो आज मेरी माँ बाप का ये उम्र है कि अब वो भागवत गीता पढ़े, अब वो रामायण पढ़े, और ये मेरा कर्तव्य है कि अपने माँ बाप के लिए हम खाना पीना का इंतजाम करें, कैसे वो खुशी से सुबह शाम उठ के सिर्फ भगवान की आराधना में वो लीन रहें, बाकायदा इस चीज का ध्यान किए बिना कि मेरा घर परिवार कैसा चलेगा। क्योंकि अगर बताइए कि अगर मेरी माता जिस समय हमें मजबूत करने का टाइम था, जिस समय उन्हें हमें स्कूल भेजने का टाइम था, वो अगर हमें लंच बॉक्स ना दे के, खाना ना दे के, मेरा ड्रेस ना दे के वो भागवत गीता पढ़ रही होती, तो ये बिल्कुल सत्य है कि हम भी आज अनपढ़ों के जैसा भगवा उठा के जय श्री राम कह रहे होते। बिल्कुल। क्योंकि जय श्री राम कहना सिर्फ हिंदुत्व का पहचान नहीं है। हम उस देश के मालिक हैं, हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश के बड़े बुजुर्ग ने हमें सीताराम कहना सिखाया है। सीताराम प्यार का शब्द है, पर जय श्री राम एक एग्रेसिव वर्ड है। जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे बॉर्डर पे बोला जाता है। आर्मी वाले जय श्री राम बोलेंगे, कूद जाएंगे पाकिस्तान में 10 को बम लेके। आपको किसी के घर पे चढ़ना है, आप नारा लगाइए, नारे तकबीर, 500 पहुंच जाइएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नारे तकबीर रात में सुतल में चिल्ला रहे नारे तकबीर, काहे भाई हम अल्लाह के बहुत बड़े भक्त हैं, जय श्री राम, राम के बहुत बड़े नहीं भाई। इसलिए समय के अनुकूल हर चीज करना चाहिए। जिस तरह से मुझे जब पढ़ाई करना था, जब मैं पढ़ा, पत्रकारिता करना था, मैंने किया, तो आपने उस समय तारीफ किया कि तुम पत्रकार अच्छे हो, हिस्ट्री में कमजोर हो। और आज जब हमें इतिहास के दम पे लड़ने का बात आया, तो इस रंजीत कुमार भैया को ये कहने का जरूरत नहीं पड़ा कि तुम इतिहास पढ़ो। इन्होंने स्वयं कहा कि अब तुम इतिहास पढ़ने लगे और परिपक्व हो गए।